हेलो जानी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये है हमारी बुक का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ा है तो कोई गल नहीं यार, जानी दोस्तों आप हमारे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, जिसमें आज हम जानेंगे संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में और उसकी आलोचनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम मूव करते हैं अपने स्लाइड में। जल्दी जल्दी से, सॉरी। तो ये हमारे संविधान की 8वीं विशेषता, संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की ओर झुकाव। अब यहाँ पे आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक संघीय और दूसरा एकात्मकता। असल में ये दोनों शासन प्रणाली के अलग अलग रूप हैं या अलग अलग तरीके हैं। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें ये विशेषता बेहतर ढंग से समझ में आए। तो प्रीवियस स्लाइड में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं एकात्मकता के बारे में। एकात्मकता एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सारी शक्ति सिर्फ केंद्र या केंद्र सरकार के पास होती है। या तो शासन व्यवस्था में शक्ति केंद्र और राज्य की इकाइयों यानी कि यूनिट्स में बटी होती है, जिसमें राज्य सरकार केंद्र के अधीन रहती है और उसकी हर बात मानने के लिए बाध्य रहती है। वहीं बात करें अगर संघीय व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन दो स्तर पर होता है, केंद्र और राज्य। जैसा कि हम देख सकते हैं अपनी भारतीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य संविधान द्वारा दोनों की शक्तियां तय होती हैं और दोनों के ही अपने अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र होते हैं। जैसे राज्य केंद्र के लिए अलग संविधान, अलग नागरिकता। हालांकि ये हमारे भारतीय शासन प्रणाली में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है जानी। तो आगे बढ़ते हैं 8वीं विशेषता की तरफ, संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की ओर झुकाव। यानी भारतीय संविधान में या भारतीय शासन प्रणाली में संघीय व्यवस्था देखने को तो मिलती है, लेकिन उसका झुकाव एकात्मकता की ओर रहता है। तो चलिए इसे समझते हैं। भारतीय संविधान में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका के संविधान से कुछ भाग लिए गए हैं। जैसा कि संघवाद की व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है, जबकि एकात्मकता का स्वरूप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा दो स्तरों पर होता है, केंद्र और राज्य, जिसके बारे में संविधान की 7वीं अनुसूची, जहां पर दो स्तरों में शक्तियों का विभाजन बताया गया है, जिसमें 3 अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन सभी महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था संघीय व्यवस्था में। वहीं भारतीय संविधान में काफी जगह एकात्मकता की तरफ झुकाव देखने को मिलता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में गैर संघीयवाद लक्षण हमें देखने के लिए मिलते, जैसे सशक्त केंद्र। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली हुई है राज्य के मुकाबले, यानी कि केंद्र मजबूत है। एकल नागरिकता, यानी कि भले बात करें किसी पर्टिकुलर स्टेट की या पूरी कंट्री की, सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता मिली हुई है। अखिल सेवाएं हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज, और आपातकाल की शक्ति है जो केंद्र के पास होती है, वो किसी भी राज्य में आपातकाल लागू कर सकती है, और यदि वो ऐसा करती है तो राज्य की जितनी भी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद उसका जो झुकाव है एकात्मकता की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। तो यानी कि ये सारे जो लक्षण हैं एकात्मकता के लक्षण हैं। संवैधानिक संस्थाएं जिनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे वित्त आयोग, नीति आयोग, इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। तो शायद आप अब तक ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी नवी विशेषता की तरफ, मौलिक अधिकार। वह अधिकार जो एक व्यक्ति या नागरिक के जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ब्रिटेन के नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक घोषणा पत्र 1689 के द्वारा दिया गया था।
हालांकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके बारे में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में बताया हुआ है, जो कि निम्न मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जिसे लेके केसेस जो हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे बवाल होता है उसमें, ठीक है। हालांकि बाद में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का या 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि हमारे संविधान में लिखा है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब बात करते हैं अपनी 10वीं विशेषता की। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। एक तरह से ये वो तत्व है, और संविधान के संदर्भ में भी या संविधान में भी लिखा है कि ये वो तत्व हैं जो ये बताते हैं कि राज्य को अपने समाज को बेहतर करने के लिए, विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा भी था पिछले लेक्चर में, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना भी राज्य का एक कार्य है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड गणराज्य के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विकासशील समाज को विकसित करने के लिए जरूरी हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, ये वह तत्व हैं जो समाज को विकसित करने के लिए और सभी के समान रूप से विकास के लिए। अब जब सबका समान रूप से विकास होगा तभी तो प्रॉपर वे में या संपूर्ण तरीके से समाज का विकास होगा। तो हम थे यहाँ पे सभी के समान रूप से विकास के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मौजूद हैं। यानी ये वह तत्व हैं जो समाज को विकसित करने के लिए व सभी के समान रूप से विकास के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में मौजूद हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को गरीबों के लिए और निचले तबके के उत्थान के लिए आवश्यक अधिकारों के रूप में देखा जा सकता है। अब इन सब के लिए हम कुछ कानून बनाएंगे या राज्य सरकार कुछ कानून बनाएंगी, तभी तो एक सभी के साथ, पूरे समाज के साथ एक प्रॉपर लाइन में आ पाएंगे। तो उसी के लिए ये बात समझाई हुई है। अब बढ़ते हैं अपनी 11वीं विशेषता की तरफ। मौलिक कर्तव्य। असल में जानी, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। इंदिरा गांधी की सरकार में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने कि अपनी रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 4th भाग ए में जोड़ने की बात की थी। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 से अनुच्छेद 51A द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को पूर्वी रूसी के संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को नागरिकों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, बल्कि ये नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है और कुछ तो अनिवार्य भी हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पशु पक्षियों और जंगलों की सुरक्षा करना। अब बढ़ते हैं अपनी 12वीं विशेषता की तरफ और आखिरी विशेषता की तरफ। स्थानीय सरकार या स्वशासन। लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्थिति विकेंद्रीकरण में रहती है, यानी कि लोकतंत्र की अच्छी स्थिति तब रहेगी जब शक्ति का जो बंटवारा है वो केंद्र में ना होकर पूरे राज्य में बटा रहता है। वहीं किसी लोकतांत्रिक राज्य में स्थानीय सरकार प्रणाली वह प्रणाली जो राज्य में प्रशासन का सबसे निचला स्तर होता है, जैसे कि केंद्र के बाद फिर राज्य के बाद फिर जिला, फिर करते करते लास्ट में ग्राम पंचायत या शहरी पंचायत रह जाती है। उसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट। तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं कि वहीं किसी लोकतांत्रिक राज्य में स्थानीय सरकार प्रणाली वह प्रणाली है जो राज्य में प्रशासन का सबसे निचला स्तर होता है, जिसका नियंत्रण राज्य या केंद्र के पास हो सकता है। अलग अलग राज्य में लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और अलग अलग राज्य में केंद्र या राज्य के पास उसका नियंत्रण हो सकता है।
एवं ये नागरिकों की रोजमर्रा की आम सुविधाओं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क को देने व समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन का बेहतर स्वरूप है। स्वशासन को 13वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया था। साथ ही इस प्रणाली से एक आम नागरिक के लिए अपनी समस्याएं व्यक्त करना आसान हो जाता है। अब किसी एक नागरिक को हर अपनी प्रॉब्लम के लिए बार बार केंद्र के पास भागना पड़ेगा तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मुश्किल होगा उसे। तो इसलिए क्योंकि उसे अपनी हर समस्या के लिए केंद्र का रास्ता नहीं तय करना पड़ता, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास जाकर ही उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, तो यहाँ पे उसे आसानी होती है। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की आलोचनाओं के बारे में। आलोचनाएं। भारतीय संविधान का अपने आप में इतना विशेष होने के बावजूद भी अक्सर इसके लिए आलोचनाएं देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहली आलोचना है, भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन संशोधनों द्वारा इसमें और भी कई अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिन्हें मिलाकर अनुच्छेद की संख्या 440 से भी अधिक हो जाती है। बीते 2 से 30 वर्षों में अमेरिकी संविधान में सिर्फ 29 बार ही संशोधन हुआ है, जबकि भारतीय संविधान में अभी तक 100 से भी अधिक बार संशोधन हो चुका है। यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना कितना कठिन है, और जबकि भारत के संविधान में संशोधन करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो भारतीय संविधान में अभी तक पिछले साल 18 अगस्त 2021 तक 105 बार संशोधन हो चुका है, जो कि भारतीय संविधान की लचीलेपन के चरित्र को दिखाता है। अब बात करते हैं दूसरी आलोचना की। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहने वाले आलोचकों का कहना है, यानी कि कुछ लोग हमारे भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ भी नया या मौलिक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, वायमर गणराज्य, आयरलैंड, सोवियत संघ के संविधान से कुछ भाग भारतीय संविधान में लिया गया है। तीसरी आलोचना है, आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान बहुत विविधतापूर्ण और जटिल है, जिसके कारण इसे आम नागरिकों द्वारा समझा नहीं जा सकता। अब खैर ये बात तो सही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये आलोचना है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है। आखिरी आलोचना हमारी आती है, आलोचकों का ये भी कहना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारतीय संविधान में डाल दिए, जिससे कि ये सिर्फ 1935 अधिनियम की एक कॉमन कॉपी बनकर रह गया। यानी कि वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, और जो भी प्रावधान है वो पिछले 1935 अधिनियम के इसमें डाल दिए, जिससे कि एक कॉपी बनकर रह गया है। तो जानी यहाँ पर होती है हमारी आलोचनाएं खत्म। इसके आखिरी लेक्चर में हम देखेंगे मूल संरचना के बारे में। ये वही मूल संरचना है जिसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में देखा था सर्वोच्च न्यायालय में, जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति तो है, मगर वो मूल संरचना में संविधान की संशोधन नहीं कर सकता। तो वो मूल संरचना क्या है, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हमें उसमें देखने के लिए मिलेगा, और जानेंगे फिर उनके परिणाम के बारे में। तो चलते हैं जाने टेक केयर। DOSOL की हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।